जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया भाई। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का पता जिन बच्चों को नहीं है उनको ये बताता चलूँ। असल में बस ये रिकॉर्डिंग को 2 हिस्सों में इसलिए कर लिया था कि ऑनलाइन वालों को डाउनलोडिंग में हैंडल करने में आसानी रहे। प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब फाइल का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। तो चूँकि FAR1 FAR2 में ये रूटीन है, वो 2 घंटे का लेक्चर, तो यहाँ पे भी उसी रूटीन को कैरी किया जाता है, 2 पार्ट्स ही बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो पार्ट A1 ऑनलाइन वालों और पार्ट A2 होंगे, बेसिकली ये एक ही लेक्चर है। A1 A2 इसलिए किया जाता है कि कभी ज़रूरत पड़े तो पार्ट B कर लिया जाए, जो कि बहुत मशहूर है हमारे FAR2 के अंदर। वहाँ पे तो बस 1-2 हफ्ते गुजरते नहीं हैं कि हमारे पार्ट B शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इनके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिलेबस वाइज देखा जाए तो ये सबसे जो है ना थोड़ा हौला हाथ रखने वाला पेपर जो है ना वो CMA ही है। इन दोनों बलाओं को जो आप आसपास देख रहे हैं, FAR1 था छोटी बला, FAR2 बड़ी बला, सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो बहरहाल इनको 1.5 घंटा इसलिए दिया गया है, टाइम इसको कम दिया गया, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें जी, ये तो हो गया ना पेपर पैटर्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट छोड़ो, इस बहस में नहीं पढ़ते। आपने देख ही लिया है सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है ना। मार पड़ जाती है कहीं पे भी, गड़बड़ हो सकती है कहीं पे भी, ठीक है। तो इसलिए बस सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। अब जो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो क्या है? देखिए बेटा, मैं FAR1 में जैसे लिखा था, ठीक है, FAR1 की निस्बत मैंने कहा है कि इसका सिलेबस कम है। FAR1 की निस्बत कम है, वैसे कम नहीं है। आप इसको किसी और बॉडी के किसी और पर्चे से कंपेयर नहीं कर सकते। पर्चा CA का ही है, ठीक है ना, सिलेबस इसने अपना, और अच्छा पर्चा है। बस मैं वो लफ्ज़ निकालना नहीं चाह रहा मुँह से जो लोग कहते हैं, क्योंकि इंशाल्लाह हम एंड में देखेंगे ऐसा नहीं साबित होगा। ये क्यों मुश्किल, क्यों अल्लाह ने इंसान को इस तरह का बनाया, कोई भी चीज़ उसके लिए अल्लाह ने मुश्किल नहीं रखी हुई है, बस उसका इरादा हो, उसकी मेहनत हो, कोशिश हो, ठीक है। FAR2 कितने बच्चों ने रखा हुआ? कंसोलिडेशन के सवालों के नाम आई के अपने आपके IQ के सवालों में आप देखोगे, हिम्मत, कोशिश, जज्बा, जुनून, ऐसे नाम लिखे होते हैं। बताना चाह रहे हैं आपको कि हिम्मत करो, कोशिश करो, जज्बा होना चाहिए, मंजिल लिमिटेड, ऐसे सवालों के नाम होते हैं। क्योंकि आप कैफ के एंड पे पहुंच रहे हैं ना। अब जो बच्चे तो आखिरी 2-3 पेपर उठा रहे होंगे, जो आखिरी वाले होंगे, तो उनकी तो मंजिल सामने है इंशाल्लाह। और जो स्टार्ट में है इंशाल्लाह वो भी इनसे मोटिवेट होंगे कि देखो ये अगर आगे चले गए तो हम भी किसी से कम नहीं है, हम इंशाल्लाह इनसे भी जल्दी आएंगे। ओके, तो चैलेंजेस बहरहाल क्या है? लेंथ ऑफ सिलेबस है। अब देखो ना बेटा, अब ये थोड़ा ही है कि ABC कॉस्टिंग में 3-4 दिन लग गए हैं तो हम ये कहें कि हमने PhD कर लिया ABC में। ABC कॉस्टिंग पे शायद अलग से किताबें भी लिखी हुई हों, बात है ना। लेकिन हमारे लिए जितना कम इंपॉर्टेंट होगा तो हम इस पर फोकस उतना ही रखेंगे जितना को हमें टेस्ट में पर्चे में आया था हम उसको सॉल्व कर लें। लेकिन अगर उसी के मुकाबले में मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग को देखूं तो उसके अलावा डिसीजन मेकिंग चल नहीं रही। और मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाकर मैंने रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल यूज करने, जब सेठ साहब ने कहना है हाँ भाई ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, बताओ जरा, प्रॉफिटेबिलिटी निकाल कर, किसी को देखना, तो उसके ऊपर फोकस थोड़ा ज्यादा होगा। तो लेंथ ऑफ सिलेबस को, ये आपका मसला नहीं है। मैंने पिछली क्लास में अर्ज किया बच्चों को, सिलेबस लेंथी इज नॉट योर प्रॉब्लम, ये मेरा मसला था, तभी तो आप लोगों को 12 को बुला लिया। लेंथी लगा तो डर 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 के बुला लिया, ठीक है ना। ये आपका मसला नहीं है। आपका जो मसला है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। बुला लिया है तो आ गए हैं, या जो किसी जेन्युइन रीजन की वजह से घर पे बैठे हैं, उनको टेस्ट पोर्टल के ऊपर जो लेक्चर्स मिलने हैं वो लेकर आएंगे तो चल पाएंगे। ये समझना कि ईद के बाद लेट से टॉपिक वो शुरू होना चाहिए, ईद से पहले से डिफरेंट था, कोशिश यही होगी कि ऐसा करूं मैं। लेकिन ये सोच लेना कि जी वो बस आगे यूज़ नहीं होगा तो ऐसा, ये खाम ख्याली है। जैसे मैंने आपको बताया ना, FOH ये IS 16 जैसा ही है, आलू है आलू, हर सब्जी में, हर गोश्त में, हर सालन में फिट हो जाता है ये, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये FOH का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो घर पे बैठे हुए हैं पहला लेक्चर तो लेंगे ना, मैंने कहा थोड़ी हिम्मत करें, अगले भी लेकर आए ईद के बाद, तो घर पे बैठे हैं ना, तो आए तो साथ साथ पढ़ कर आए। ये एक रिस्क है, बस घर जाने वालों का सिर्फ एक ये रिस्क है, जो घर गया वो घिर गया ना, तो ये थोड़ा सा रिस्क है कि कहीं वो पढ़े बगैर ना आ जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो आप लोग तो माशाल्लाह आगे हिम्मत करके, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपकी तरफ से सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है। बुला लिया, आ गए, काम दे दिया, कर लिया, टेस्ट दे दिया, बस, और आपने कुछ नहीं करना। लेंथी है तो आपको इससे क्या सरोकार।
आपने जो पढ़ना है, आप लोग तो लम्या पा लेंगे हो, मैंने समझ ना आया तो मुझे आगे जाने दोगे आप लोग? आपको इससे क्या आगे लेंथी है या शॉर्ट है। और पास पेपर हमने माफ़ नहीं करने कोई, हमने 2000 से ऑनवर्ड उठाने हैं, जो पास पेपर सारे करने हैं, जो हमारे लिए रेलिवेंट होंगे हमारे सिलेबस से उठा के करेंगे सारे। तो जब वो सारे हो जाएंगे तो फिर क्या कसर कहाँ पे रह गई है? ठीक है, तो लेंथी होना ये आपका मसला नहीं है, ठीक है। हाँ, आपका मसला, इसको मैंने क्या कहा जी, लेंथ ऑफ सिलेबस को हम कैसे टैकल करेंगे, हम फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट एरियाज पे मोर, ठीक है, मोर फोकस ऑन। ये बिल्कुल मैंने ऐसी बात की आपकी FAR 1 की क्लास के अंदर, और होता भी ऐसे ही है, और ये आपके सोचने की बात नहीं होती, और आपको पता भी नहीं लगता, आपको क्या पता किससे फोकस आता हो किस पे कम। तो ये आपका एक मेरे ऊपर एतमाद पर ही चलेगा काम, ये जो एतमाद एक रिश्ता होगा बस, ठीक है। इस लेंथ जो है उसको बस, जो टारगेट्स हैं हम उनको मीट करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह करे सब सही सही रहे, हमें कोई अनइन्फॉर्म्ड छुट्टी ना करनी पड़े। तो पहले ही छुट्टियां पड़ी हैं इस सेशन के अंदर, तो अल्लाह पाक बस आपके साथ आफियत रखे, मेरे साथ रखे, सब कुछ ठीक ठीक रहे, हमारे मुल्क के साथ आफियत रखे। हर सेशन में कोई ना कोई नवा रोला नवा कट्टा खुलिया होता है, तो अल्लाह पाक बस आसानी करे तो हम टारगेट्स को मीट कर लें, कोई मसला नहीं है। बस आपने रोज़ आना है, रोज़ का काम रोज़ करना है, और टेस्ट लाजमी देना है, बाकी अल्लाह खैर करेंगे, कुछ नहीं होता, फिर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। मोर फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और जो लेंथ ऑफ पेपर है, बिल्कुल मिन वान मैं यही बात अभी करके आ रहा हूँ आप लोगों के FAR 1 की क्लास के अंदर, कि लेंथ ऑफ पेपर को अगर आपने टैकल करना है तो आपने अपनी प्रैक्टिस को टाइम बाउंड करना होगा। आपको तो पता ही है क्या मतलब है इसका, मार्क्स इंटू 1.8, ठीक है, मार्क्स इंटू 1.8, ये आपके लिए इंटू 1.8, ठीक है, ये आपके लिए क्या है जी, ये आपके लिए तरियाक है, ये आपके लिए शदीद प्यास की हालत में अफ्तारी के वक्त में ठंडा पानी है, ये आपके लिए लाइफ लाइन है आपकी, मार्क्स इंटू 1.8। अब जिन्होंने पर्चा दे लिया उनको तो पता लग ही गया होगा, वो सारा पर्चा आता था फिर भी पूरा नहीं हुआ जालिम। काश के टाइम आते यार, 15 मिनट और होते ना, 20 मिनट और होते ना, मैंने ये भी सवाल कर रहा था, मुझसे हुआ ही नहीं, टाइम नहीं बचा, मुझे तो ये भी आता था। तो कहाँ पे कमी थी? विटामिन की, प्रोटीन की कमी इसी की थी, इसकी थी, कितने गया, इसकी थी। तो जिन्होंने इस कमी को मतलब जाहिर है पता तो बाद में ही लगता है पर्चे में जाने के बाद, पहले से ही मान लिया था उस्ताद की बात को, तो उनका 90% से ऊपर अटेम्प्ट हो गया आराम से। वो बाकी 100% मेरा भी कभी नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, पर्चा है ना, कोशिश कर, अगर आप इसके अंदर लाने की कोशिश करोगे तो पर्चे में जाके ये 90-95% तक होगा आइडियली। वैसे तो 80% को टच कर जाए बच्चा, तो अगर उसने जो कर रहा था समझ आ रही थी कि क्या कर रहा हूं पता लग रहा था कि ये क्या बातें हो रही हैं, पर्चे में क्या लिखा हुआ, जो कर रहा हूं समझ आ रही थी, तो 80 टच हो जाना भी बहुत सेफ जोन में बच्चा आ जाता है, बहुत हाई चांसेस हैं पास होने के। और बच्चे 62, 64 ऐसे करके, हमारे साथ जब हम बच्चे थे तब भी हमारे साथ वाले, और अब हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे कई एग्जांपल सामने आती है, बच्चा कहता है 64 का अटेम्प्ट किया पास हो गया, 62 का अटेम्प्ट किया पास हो गया। एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा अच्छा होता है उनका, तो किसी परेशानी में नहीं रहना। शब दरमियान रब मेहरबान, रमज़ान का महीना, दुआएं करो, पर्चा दे के आए हो, इंशाल्लाह सब खैर होगी, ठीक है। बाकी ये करोगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा सुकून में रिजल्ट तक का इंतज़ार होगा, जितना अटेम्प्ट ज़्यादा होगा। आई के हर मीटिंग में यही कह रहा है कि बच्चा आधा सवाल हर सवाल सही करे पास हो जाएगा। जितनी ज़्यादा पर्चे की अटेम्प्ट बढ़ती जाती है, क्योंकि हर सवाल में आसान मार्क्स होते हैं जो पहले टाइम में जल्दी आ जाते हैं, और अगले मुश्किल होते हैं, जहाँ फंस के आगे चलो अगले सवाल के आसान फिर मिल जाएंगे। तो जितना नंबर ऑफ, जितने मार्क्स ज़्यादा बढ़ाते जाओगे अटेम्प्ट के, आप पासिंग की आपके चांसेस उतने बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो है जी, टाइम बाउंड प्रैक्टिस तो करनी ही है, लेकिन आपने फोकस करना है ऑन टेस्ट्स, ठीक है जी, प्लीज़ ये काम आपने करना है। अब मैंने आपको अर्ज़ किया ना, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको पता है इन बातों का, ओके। अच्छा जी, अब अगली तीसरी बात जो है वो है स्टडी मटेरियल हमारा क्या होगा। मैंने ज़बानी कलामी तो बता ही दिया था, मेरा दिल था कुछ पढ़ लेते आज ज़रा जल्दी से, अब इसको बात को ख़त्म करें, वेली गल्ला नूं एवं बस टाइम पास ना हो जाए। वैसे ये टाइम पास नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए करना क्या है, जाना किधर है।
ठीक है, मंजिल कहाँ पे है, रास्ता कहाँ से गुजर के जाता है, ज़्यादा राह कितना होना चाहिए, ज़्यादा राह ज़्यादा सफ़र, साथ क्या लेके चलें, क्या क्या हमें करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मंजिल मिलती ना। ठीक है, हवा में तीर चलाई जा रहे हैं अंधेरे में। स्टडी मटेरियल जी हमारे पास लेक्चर नोट्स हैं, ठीक है जी, और ये लेक्चर नोट्स टॉपिक वाइज होंगे, जिनको मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, वादा नहीं कर रहा, लेकिन चूँकि आपको मैंने ये बेसिक्स दे दिए हैं, इन पे हमारा कोई 5-6 दिन तो लग ही जाते हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, कभी इसको ईजी ना ले जाना। ये बेसिक्स जो है ये भी आपकी लाइफ लाइन है पूरे CMA की, इसको ईजी नहीं लेना। ठीक है, जितना इसको आपने काबू करके चल गए ना इन 6 दिनों में, उतना पूरे CMA में आप रिलैक्स होकर चलेंगे। फिर आप उन टॉपिक्स को सीखा करेंगे, ये मुसीबतें नहीं बीच में पड़ी होंगी आपको जो इस बेसिक्स के अंदर होती हैं, जो चलनी है आपको देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, खैर लेक्चर नोट्स जो है वो टॉपिक वाइज मैं आपको दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा इसको मैं एक बुकलेट की फॉर्म बना दूं और फोटो कॉपियर पर रख दूंगा। ठीक है, ऑनलाइन वालों को तो चैप्टर वाइज हर चैप्टर के साथ अवेलेबल होंगे ही PDF में, PDF ही भेज दूंगा मैं आपको ग्रुप्स के अंदर, लेकिन हार्ड फॉर्म में, बहरहाल हार्ड फॉर्म का कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं है ना, तो हार्ड फॉर्म में वो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं ग्रुप में भेज दिया करूँगा चैप्टर वाइज हर दफ़ा, ताकि आपको बाद में कल कभी कोई फ्रेश कॉपी निकालनी पड़े तो आपके पास वो सेव, आप अपने पास सेव रखें। लेकिन यहाँ पे हार्ड फॉर्म में एक बुकलेट में हम रख लेंगे, उसमें सॉल्यूशंस कोशिश करूँगा, इसीलिए वरना तो मैं एज इट इज़ इकट्ठे कर देता। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो सॉल्यूशंस बने हुए हैं जो बाद में अगले दिन देता हूँ, अगर आप मेरे से ये वादा करें कि आप सवाल सॉल्व किए बगैर नहीं देखेंगे उसको एक दफ़ा करने से पहले, तो फिर मैं वो भी ऐड कर दूँगा। मैं इस पर सोच रहा हूँ, 1-2 मशवरे करता हूँ अभी, और कुछ पुराने स्टूडेंट से मशवरा करूँगा। एक से किया था परसों परले दिन, जब उसका CMA हो गया था, FAR 1 रहता था, मैंने कहा यार वो सिलेबस, यार वो सॉल्यूशंस डाल दूं, तुम्हारे क्या ख्याल है? कहते नहीं सर वैसे मज़ा तो आता था, टेंशन ही कोई नहीं कि सॉल्यूशन है ही नहीं, बस लगे रहो। अगले दिन आते थे तो वो आधे से ज़्यादा सही होता था, बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता था कि यार अनसीन सवाल के से। आप देखें 2-4 से रिव्यू ले लूँ तो फिर डिसाइड करूँगा मैं। ठीक है, बहरहाल बुकलेट बना दूंगा। लेक्चर नोट्स के अंदर आपकी सिलेक्टेड थ्योरी आपको मिलेगी। ये सिलेक्टेड कहाँ से सिलेक्टेड है? ICAP की किताब से मैंने उठाई। ठीक है, और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी है, जो थ्योरी इसके अंदर वैसे इस तरह की होती ही नहीं है, डिफाइन फलां चीज़ नहीं होता। नॉर्मली ऐसा होगा जैसे डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, इसके अंदर एक चैप्टर है जो 16 चैप्टर है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग उसको कहते हैं। उसमें मिसाल के तौर पे एक टॉपिक है मेक और बाय। मेक और बाय का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे मैं ये मार्कर अपनी फैक्ट्री में बना रहा हूँ, ठीक है जी, और नहीं, ये मार्कर तो मैं फैक्ट्री में बनाता ही हूँ, लेकिन इसी फैक्ट्री के अंदर ये इसका ढक्कन भी मैं खुद ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे एक ऑफ़र मिलती है, एक बंदा कहता है जी ढक्कन लगा बनाने की फैक्ट्री मेरे पास अलग से लगी हुई है, तो मेरी तो स्पेशलाइजेशन ही, मैं तो मुख्तलिफ किस्म के ढक्कन बना रहा हूँ। ठीक है अब ढक्कन इस बात पे हंस रहे हो तुम, इतना मैं कराची वाले बड़े मजे के लोग होते हैं ना। खैर चले, बात और तरफ निकल जाएगी, मेरे पास सिर्फ 20 मिनट बाकी है, मैंने कुछ पढ़ा के जाना है अब। तो हमने कहा अच्छा भाई, तो ये ढक्कन तुम बना दो। ठीक है, अब डिसाइड ये किया करना होगा हमने, ये डिसीजन मेकिंग हमसे करवाएगा कि क्या हम ये ढक्कन खुद बनाएं या हम इसको बाहर से बनवा लें। अब ये डिसीजन मेकिंग तो प्योर फाइनेंशियल ग्राउंड्स पर होगी। इसकी डिसीजन मेकिंग के मैं रूल्स बताऊंगा कि कब हम कहेंगे कि जी हाँ बाहर से ढक्कन बनवा लें, और कब हम कहेंगे नहीं हम इन हाउस ही प्रोड्यूस करें। ये तो होगी डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे, लेकिन साथ ही ना ये 7, 8, 10 नंबर का सवाल दे के ICAP पार्ट B लिख देगा, ऑल्सो डिस्कस सम नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑफ आउटसोर्सिंग, इसको क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग। ठीक है, या बेनिफिट्स बता दो या शॉर्ट कमिंग बता दो, इस तरह की थ्योरी आती है इसके अंदर। तो वो थ्योरी भी इंशाल्लाह इन नोट्स के अंदर मिलेगी आपको। बाकी जो ICAP की किताब है ना, चैप्टर खत्म होने पे आपने ऑडिट करना है लाजमी, ये डाउनलोड कर लें आप। ICAP की किताब आज आप डाउनलोड कर लेंगे तो जो चैप्टर खत्म होगा ना, मैं कहूँगा अब ये खत्म है, ऑडिट कर लो, उसका आपने ऑडिट करना है। उसमें आपको थ्योरी जो होगी वो जितनी काम की है वो उधर नजर आ जाएगी। बाकी तो फिर भाई सवाल करने के तरीके होते हैं, तो वो तो उनकी किताब है ना, उन्होंने तो सिखाना है। तो मैं आपको वैसे अपने नोट्स के अंदर सिखा रहा होता हूँ, हमारी तरतीब डिफरेंट होगी सारे चीज़ों की करने की, आंसर सेम होना चाहिए, तरीके तो हर एक का मुख्तलिफ होता है। यही तो सबसे बड़ा मसला है। ये चैलेंज है, ये चैलेंज भी आपको मैं बता देता तो अच्छा होता। चले खैर फिलहाल अब ये बात शुरू हो गई चूँकि, तो अब ये पूरी कर लो। ठीक है, तो सिलेक्टेड थ्योरी मैं आपको ICAP किताब से, ठीक है, दिया करूँगा। इसी के अंदर लेक्चर नोट्स के अंदर ही आपके ICAP के पास पेपर्स हैं।
ठीक है जी। कोशिश मैंने यही की है कि 2001-2 के बाद जो भी किसी काम का सवाल है वो मिस ना हुआ हो, ठीक है। तो ये पास पेपर्स आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे मिल जाएंगे और कुछ एडिशनल प्रैक्टिस होगी। ये छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस जो हम बना लिया करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी टॉपिक है उसमें आपको सीधा ही पास पेपर, कोई ऐसा सवाल पास पेपर पड़ा हो सकता है, पुराने सवालों में कभी कभी मिल जाता है जो पास पेपर ही ऐसा हो कि बुनियादी सवाल बन सके, वरना नॉर्मली आप आईक्यू के सवाल से स्टार्ट तो नहीं ले सकते किसी भी टॉपिक का। हमने हर टॉपिक को वही तरतीब है FAR 1 की तरह से बिल्कुल बुनियाद से उठाना है, बिल्कुल बुनियाद से उठाएंगे चीज़ों को और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते चले जाएंगे, ठीक है ना, सही है। तो एडिशनल प्रैक्टिस भी कुछ होगी। और दूसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में होनी चाहिए, मुझे हार्ड में नहीं चाहिए, वो है ICAP की स्टडी टेक्स्ट, ठीक है जी। ओके, अच्छा, अब ठीक है जी, ये बात समझ आई। अब जो वो बातें थी ना वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई तो मुझे याद आ गया, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जो चैलेंजेस हैं CMA के अंदर वो क्या हैं। लेंथ ऑफ सिलेबस मैंने आपको बात की और लेंथी पेपर मैंने आपको बात कर दी। ये दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ये भाई कुछ के लिए ब्लेसिंग होती है और कुछ के लिए, मेरे जैसों के लिए मसला होता है। आप जैसों के लिए ब्लेसिंग होती है जिनकी मैथ अच्छी होती है, मेरे जैसे नालायकों के लिए मसला होता है। लेकिन हमने ये नहीं देखना, ब्लेसिंग वाले और मसलों वाले सभी इंशाल्लाह एट द डे एंड मंजिल पे होने चाहिए ना। तो जिनके लिए मसला है वो कोशिश ज़्यादा कर लेंगे, जिनके लिए ब्लेसिंग है वो इंजॉय करेंगे इसको। तो हमने क्या करना है इसके लिए, बेसिक्स पे ग्रिप करनी है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए मैं ये कह रहा हूँ, ये चैलेंज है हमारे CMA के अंदर, ये चैलेंज ना रहे उसके लिए बेसिक्स पे ग्रिप करनी है। तो ये एक हफ्ते के अंदर ग्रिप हो सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी, ठीक है, जाग रहे हो ना। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सबसे बड़ा मसला। अब ये मसला मेरा नहीं है, जैसे मैंने कहा था ना लेंथ ऑफ सिलेबस, ये आपका मसला नहीं है, मेरा मसला है। ऐसे ही स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये मेरा मसला नहीं है, आपका मसला है। अगर उस्ताद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो ये ज़्यादा आसानी है उस्ताद के लिए कि जहाँ से दिल करे शुरू करो, जवाब पे तो पहुँच ही जाना है। लेकिन ये CMA के अंदर बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, उसको समझ ही नहीं आती है कि शुरू कहाँ से करूँ। अच्छा, आप FAR 1 का पर्चा दे के आए हैं, भाईजान 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 मेहरबान कदरदान ग्लासेस वाले भाई, आपने FAR 1 का पेपर दिया है? आप नहीं पीछे वाला ग्लास, तुम्हारे पीछे भी ग्लासेस वाला बैठा है और तुम ग्लासेस वाले के पीछे बैठे हो, छोड़ो हट जो साइड पे। PRC के बाद पहला पर्चा है तुम्हारा, B लॉ C लॉ दिया। मैं वैसे पूछ क्या रहा था, हाँ आपसे नहीं मैं पूछ सकता ये जवाब, कोई और भाई बच्चा है R1 वाला, मैंने कुछ जगाना था असल में, ठीक है, और कोई भाई किधर जा रहे हो, किधर छुप क्यों रहे हो, सीधे हो ना जरा। अच्छा भाई, आपको कैश फ्लो का सवाल सामने आए तो आप लोगों को शुरू कहाँ से करना है, ये वाला मसला हुआ था? बताएं जी, किसी को हुआ हो कभी? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि हम हर सवाल ही एक तरह से करते थे। हम कैश फ्लो में पैदा हुए तो जो जैसे सवाल करना शुरू किया मरते दम तक वैसे ही करते रहे, ठीक है। तो ये चीज़ FAR 1 में आपको हेल्प कर रही थी, वहाँ पे तो फॉर्मेट्स वैसे ही होते हैं, स्टैंडर्ड्स मौजूद है ना। ये चीज़ कोशिश करके ना हम यहाँ पे भी कर लेंगे, अपनी कोशिश पूरी करेंगे और उससे 90% से भी ज़्यादा सवाल हमारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। इससे भी ज़्यादा, मैं ज़रा टू बी ऑन सेफर साइड में 90% कह रहा हूँ, वरना इंशाल्लाह सारे ही हो जाते हैं, बट डिस्क्लेमर देना चाहिए, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, इतना रिस्क तो वहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो हम इस चैलेंज को, वरना ये असल वो बात है जिस वजह से लोग डराते हैं CMA से। ये हर बंदे में सवाल आना शुरू करें, हर सवाल का सोल्यूशन डिफरेंट, हर बंदे का सोल्यूशन डिफरेंट। भाई हम नहीं डिफरेंट करेंगे, हम इसका हल क्या रखेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स यूज करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स पे चलेंगे। हमने ICAP का सवाल का फॉर्मेट और हमारा फॉर्मेट सेम नहीं होगा, आंसर सेम होगा इंशाल्लाह। और ये CMA के अंदर आपको गुंजाइश भी है। आप इस वक्त मौजूद जो पढ़ाने वाले असातिज़ा कराम होंगे CMA के अंदर, अगर 4 हैं 5 हैं तो आप हर एक का सोल्यूशन देखेंगे तो दूसरे डिफरेंट होगा, आंसर सेम होगा, तरतीब डिफरेंट होगी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप एग्जामिनर को भी पर्चे के अंदर मुख्तलिफुल नस्ल सोल्यूशन मिलते हैं और बिल्कुल मिलते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मेट है नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो बुजुर्गों की बातें हैं बस, कोई स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, यहाँ पे कोई IS नहीं लगता,
जब कोई आईएएस नहीं लगता तो फिर क्या कोई फॉर्मेट हो सकता है? किसी पीपीई का नोट था भाई, स्टैंडर्ड ने कहा था ऐसा बनाओ, ठीक है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करनी है तो स्टैंडर्ड कहता है बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट में, स्टैंडर्ड कह रहा हूँ सॉरी, सवाल में एग्जामिनर कहता है बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट हमें आया है, हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। अब इसका जो सोल्यूशन आपने करना है वो किस फॉर्मेट में करना है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन हम लिख लेंगे उसको, एक फॉर्मेट बना लेंगे, और जितने भी ऐसे सवाल आएंगे जिसमें वो कहेगा वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आप वैल्यूएट करो तो उसका एक ही फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे, इससे इंशाल्लाह ये वाला मसला आपका हल हो जाएगा, ठीक है, कि इस सवाल को शुरू कहाँ से करें, ठीक है। तो मेरे लिए एक बार मुश्किल थी जब पहली बार सीए में पढ़ाना शुरू किया था, उसके बाद तो ज़रा आसानी होगी अब मेरे लिए भी, ठीक है। पहली बार मुश्किल ये थी ना कि अब ऐसी कोई सूरत हाल बन जाए कि हर सवाल किसी एक तरतीब पे हो, ठीक है ना। आपके लिए ये मसला है, लेकिन इंशाल्लाह ये मसला भी किसी न किसी हद तक, बल्कि तकरीबन बिल्कुल चलो काफ़ी हद तक ये इंशाल्लाह मसला आपका हल हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो जी, अब मेरे ख्याल में पढ़ाई शुरू करते हैं। तो अब जो अगली अहम बात है ना जी, अभी भी एक बात रहती है, वो क्या है, इसका पर्पस तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले एक और, ये असल में ना मैं आज सिर्फ आपकी परेशानियां दूर कर रहा हूं, प्रीवियस का नॉलेज, मिसकॉन्सेप्शंस हैं यार, पता नहीं इंट्रो के अंदर मुझे जो है वो क्यूएम मुझे सही आती नहीं थी, पता नहीं यहाँ मेरा क्या बनेगा यार, मेरे ना पीआरसी के अंदर सॉरी पीआरसी के अंदर क्यूएम नहीं आती थी, और पीआरसी के अंदर मेरी इंट्रो जरा, मैं तो पढ़ी नहीं, एग्जामिशन वाला हूँ मैं, या एग्जामिशन वाली हूँ मैं, क्या करूँगा क्या करूँगी, कुछ नहीं होगा। मैं बता देता हूँ कि प्रीवियस का नॉलेज कितना को इस्तेमाल होना है, आपका हादसा निकल जाएगा कि लोग क्या कहते हैं और असल में क्या कहानी है, ठीक है। तो आपको प्रीवियस का नॉलेज समझते हो ना, कनॉलेज, आप लोग तो पहले मुझसे पढ़ा हुआ है, आपको पता है, इंग्लिश आपकी भी इंग्लिश फास्ट है जिनकी स्लो इंग्लिश है इट विल बिकम फास्ट, ठीक है जी। अच्छा जी, क्या चैंपियन नाम ना लिया करो आजकल, चैंपियन का नाम कोई किसी को चैंपियन कहे तो चैंपियन ट्रॉफी मेरे ध्यान में आ जाती है। हद है वैसे यार, तो फाइनल भी साडी चैंपियन ट्रॉफी फाइनल नहीं साडे कोल। अच्छा जी, प्रीवियस नॉलेज, क्यूएम से क्या चाहिए आपको जी, क्या चाहिए भाई? मार्कअप मार्जिन याद आ रहा है, वो आता है, मुश्किल काम है। अच्छा वैसे वो आता है, मुझे इससे कोई नहीं लेना देना, मैंने तो करवाना है, मैंने अवेयर वन में बच्चों को कराया था जब वहाँ पे शुरू किया था, यहाँ भी मैं खुद करवाऊंगा इंशाल्लाह। ये परसेंटेजेस की कैलकुलेशन होती है, ये मैं करवाता होता हूँ, क्योंकि जिनको आता होता है वो मुझे पता है उनको आता होता है, लेकिन चलो एक तरतीब हो जाती है ना ज़रा सारी क्लास की, ये एक फुटिंग पे एक तरतीब पे आता है। ये थोड़ा ही है कि अब हम तो ठीक है सोल्यूशन करने के 100 तरीके होंगे, लेकिन अब कम से कम हम अपनी क्लास में 100 नहीं चला सकते। मैं अपनी क्लास में एक दिन ये करूँ एक दिन वो करूँ, बच्चा कहेगा कितने फंस गया, तो हमें एक तरतीब पे रखेंगे सवाल, वो तभी तो थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगी ना ज़रा, ठीक है। तो फ्रॉम क्यूएम हमें क्या चाहिए जी, प्रॉफिट मार्कअप या मार्जिन की जो कैलकुलेशन होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। तो चल जी, प्रॉफिट मार्कअप मार्जिन, रेशियोज प्रोपोर्शन थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, रेशो प्रोपोर्शन परसेंटेजेस, यानी कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जो बंदा कहे कि जी इसका मैं क्या करूँगा, ठीक है। परसेंटेजेस, लीनियर, ये अपना लीनियर इक्वेशन होती थी, लेकिन वो सिंपल वाली, ठीक है। मतलब ये कि x + y = 2x + 3y = इस तरह करके कोई इक्वेशन
जहां बनानी की बनवाऊंगा मैं खुद, सवाल करेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि आपने करना होगा, लेकिन मैं इसे बता रहा हूं कि क्यूएम कितना को यूज हो रहा है, बस थोड़ा सा जो आपको पता होना चाहिए क्यूएम से आप कौन सा नॉलेज लेकर आ जाएं यहाँ पर, तो उसके बाद फिर देख लेंगे इंशाल्लाह मिलजुल के कर लेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन जो नहीं लेकर आए कोई बात नहीं है, यहाँ पे इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे, वो भी सीख हो जाएंगे साथ, ठीक है। तो सिंपल लीनियर इक्वेशन, आई हेट मैथ, है ना, मैं अपनी बात करूं तो साइमल्टेनियस इक्वेशन भी किसी हद तक, जैसे एफ का चैप्टर है ना, तो उसके अंदर जब सर्विस डिपार्टमेंट्स को, वैसे दिशा बता रहा हूँ वहाँ पे जब जाएंगे, सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को जब चार्ज करते हैं ना उनकी कॉस्ट वगैरह, तो उसमें फिर ये मेथड इस्तेमाल होता है, अलजेब्रिक मेथड इसको कहते हैं, तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूज़ हो जाएंगी। बहुत आसान आसान चीज़ें हैं जो यूज़ होनी है, आप करेंगे तो आपको पता लगेगा ना, ठीक है। और उसके बाद आपका माशाल्लाह से इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, क्या बोलते थे इसको, ITA, I2A, TA, पूछते क्या हो यार, एक लिख लें तो हूँ ही है यार, ठीक है, जो जो कहते थे वही लिख लीजिएगा, मैं तो ना पढ़ने पाओ। ये मसला है, यहाँ पे मसला है। आपको पता तो शायद हो, एसेट किसे कहते हैं, लायबिलिटी है, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, सुने में नाम, किसमें भाई, इतना पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सुना हुआ इतना काफी, ठीक है। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस का पता होना चाहिए आपको कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है। फिर वो डेबिट क्रेडिट सुना हुआ है, लफ्ज डेबिट क्रेडिट, लफ्ज डेबिट क्रेडिट, भाई ये सुना होना चाहिए, ठीक है भाई, ये पता होना चाहिए, एसेट बढ़े तो डेबिट होता है, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होती है, इनकम बढ़े तो क्रेडिट होती है, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, ये कम हो तो, ये पता होना चाहिए, ठीक है। लेजर बनाना आना चाहिए, कहीं यूज़ कर लें तो थोड़ा बहुत, ठीक है, इतनी को अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पता होने चाहिए आपको यार, पढ़ाई तो रहेगी ना फिर आज, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पता होने चाहिए आपको, और रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज पता हो, मतलब डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री कैसे करते थे, देखो ना, अब आपको जब वो टॉपिक आएगा अब IS2 का, तो आपसे कहेगा करो पास जर्नल एंट्रीज, तो मटेरियल खरीद कर लाया तो उसकी क्या एंट्री करोगे आप, मटेरियल इन्वेंट्री, डेबिट, कैश या क्रेडिटर क्रेडिट, अब ये तो पता है ना आपको, एंट्रीज तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन डेबिट क्रेडिट का नाम तो सुना हो, जर्नल एंट्री करनी तो आती हो भाई, इतना पता होना चाहिए आपको इंट्रो से, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड पोस्टिंग इनटू लेजर्स, लेजर देखा हुआ हो कैसा होता है, शक्ल उसकी पता हो, लेजर बनता कैसे है। वैसे ये लेजर किसी वर्किंग में यूज़ हो तो हो, वरना ये लेजर असल में तो जाकर मैं यूज़ करवाता हूँ, मैं प्रोसेस कॉस्टिंग बेटा लेजर्स वाले तरीके से कराता हूँ। तो बहरहाल लेजर, क्योंकि हम अकाउंटेंट्स हैं ना, हमें लेजर डबल एंट्री बहुत पसंद है, कोई भी चीज़ हमें वैसे समझ ना आए लेजर में तो हमें आ ही जाती है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये आपका प्रीवियस का नॉलेज मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है जी। और आखिरी बात करता चलूँ मैं, इस सब्जेक्ट का पर्पज़ क्या है। वैसे तो हम हर टॉपिक में ये मैं आपसे पूछ कर चला करूँगा, मतलब बता के चला करूँगा और पूछा भी करूँगा, ठीक है, कि भाई जो करने जा रहे हैं आपके ख्याल में इसका क्या पर्पज़ है। जो टॉपिक करेंगे उसका पर्पज़ हम पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे बहुत आसानी हो जाती है, पता होता है कि हमने पहुँचना कहाँ पे, हवा में नहीं हम हाथ पाँव मार रहे होते, 5 दिन समझ ही ना आया और छठे दिन जब समझ आए उस दिन टॉपिक मुक जाए, फिर फ़ायदा तो ना है। तो हम पहले से दिन से ये देख कर चलेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसका पर्पज़ क्या है हमें पता लग सके, ठीक है। तो ये जो टॉपिक, ये पेपर है ना कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, इसका मकसद है, अगर मैं एक जुमले में इसका मकसद बयान करूँ ना, तो मकसद है प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना। पूरे पर्चे का मकसद एक जुमले में अगर कहें तो वो क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना और उसकी बेस पे मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग करना, कहानी खत्म, इतनी सी बात, ठीक है। तो पर्पस जो है वो है, ऐसे ही लिख लो फिर, हैं,
जैसे बोला, इसका पर्पस है जी कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। और उसके बाद मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग, बाकी फिर इंशाल्लाह मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। समझे ना बच्चों, बात ये है कि आप ने प्रोडक्ट कॉस्ट जब निकालनी है तो उसी की बेस पे आपने सेलिंग प्राइस निकालनी है। आपको पता है ना इस बात का, सेल प्राइस आप डिटरमिन करते हैं मार्केट में। मैं ये मार्कर 100 रुपए का बेच रहा हूं तो मैं किस बेस पर ये 100 रुपए की प्राइस डिटरमिन करूंगा? भाई मैंने ये तो देखना है, 120 का बना के 100 का तो नहीं बेचूंगा ना। अच्छा, फिर मैंने अगर मिसाल के तौर पे ये 50 रुपए का बनाया तो फिर मेरे जहन में एक प्रॉफिट का, ये तो मैं मार्कर बनाने पे कॉस्ट आ गई। अब फिर मैंने बाकी भी खर्चे देखने हैं, एक मेरे दिमाग के अंदर प्रॉफिट की फिगर होगी कि ये प्रॉफिट मैंने कमाना है अपने इस कारोबार से, तो फिर मैं इस कॉस्ट को सामने रखूंगा तो इसकी बेस पे सेलिंग प्राइस डिटरमिन होगी, और सेलिंग प्राइस डिटरमिन होगी तो मैं प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर सकूं किसी बिजनेस की। तो पर्पस तो वही था, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना। इस टॉपिक का पर्पस क्या है? प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना। लेकिन अल्टीमेटली उससे हमने पहुंचना कहां पे है? प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ। जब प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट हो गई तो उसके बाद फिर सेल प्राइस। ये सब पर यूनिट ही मैं कह रहा हूं फिलहाल, ठीक है ना? कि कॉस्ट पर यूनिट निकालना मैं चाहता हूं ताकि मैं सेल प्राइस पर यूनिट निकाल सकूं। फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी है जनाब इसी टॉपिक के अंदर, ठीक है? इसी पेपर पर्चे के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी इसीलिए कर रहे होते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलेगी, यही कॉस्ट प्रोडक्ट की जो होगी इसके ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करके सेल प्राइस बनेगी, और यही कॉस्ट आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी ना। प्रोडक्ट की कॉस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट होती है। तो जो इन्वेंट्री होती है, कौन सी इन्वेंट्री किसे कहते हैं? जो अनसोल्ड, अनबिक्ड, जो भी बिकी ना हो चीजें, जिसको आप कॉस्ट ऑफ सेल में से निकाल के एसेट बनाया करते हैं, तो वही प्रॉफिटेबिलिटी को ही निकाल रही होती है फिगर। तो अल्टीमेटली ये भी एक काम है, इसमें हमने करना है, और फिर प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, अब ये प्रॉफिट कैलकुलेशन जो है ना जी, अब कोई ऐसा नहीं है हमको IS 1 वाला PNL बना रहे हैं हम तो IS 1। अच्छा, वैसे यहां पर आप देखेंगे एक टॉपिक आया सेगमेंट रिपोर्टिंग, IFRS 8 है, उसके अंदर आप सेगमेंट वाइज भी करते हैं ये काम, लेकिन वो भी सेगमेंट्स होते हैं। यहाँ पे तो हद ही कर देनी है हमने, ये कोई स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे हम। सेठ साहब ने जैसे कहना है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने वो करके दिखाना है, ठीक है? यानी ये प्रॉफिट है ना। अब ये प्रॉफिट कंप्यूटेशन जो है, ये प्रॉफिट जो है, ये सेठ साहब कह सकते हैं यार मुझे ना प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकाल के दो, हम 10 किस्म की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मुझे हर प्रोडक्ट का अलग अलग प्रॉफिट बताओ, कह सकते हैं, ठीक है? तो प्रॉफिट कैलकुलेशन वो प्रोडक्ट वाइज करा दें, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की करवा दें, वो कस्टमर वाइज करवा लें, उनकी मर्जी है। तो प्रॉफिट प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है, टोटल ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, कस्टमर वाइज भी हो सकता है, रीजन वाइज हो सकता है। यार लाहौर का अलग बताओ, कराची का अलग बताओ, पेशावर का अलग बताओ, रीजन वाइज हो सकता है, ठीक है? और जो वाइज कह दे सेठ साहब वो वाइज हो सकता है। तो ये हमारा पर्पस है इस पर्चे को पढ़ने का कि हम ये काम करेंगे। मतलब बुनियाद वही है, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलेगी तो अगले सारे काम हमारे हो रहे होंगे, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद फिर जब ये प्रोडक्ट की कॉस्ट हम निकाल लेंगे, उसके बाद फिर इसकी बेस पर हम मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। यही सेलिंग प्राइस दे के, यही प्रॉफिट दे के, यही प्रोडक्ट बनाओ ना बनाओ, ज़्यादा बनाओ कम बनाओ, ये सारे काम कर रहे होंगे। मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग इसकी बेस पर हम करते हैं, ठीक है? टाइम तो हो गया ख़त्म। मैंने वैसे आज सोचा जो था वो ये सोचा था कि मैं आपको कम से कम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाकर और फिर प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट पढ़ा दूं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड नाम आपने सुने होंगे। बस ये आज सुनेंगे, उसके बाद फिर आपके कान ये सुन के पक जाएंगे इस सेशन के। एक बार अगर आज मैंने बल्कि बोल ही दिया मैंने, बस सब इब्तिदा हो गई।
द मटीरियल लेबर ओवर, मटीरियल लेबर ओवर, मटीरियल लेबर ओवर, बस यही चलना। अलग से इनके स्टैंडर्ड, इनके मतलब टॉपिक्स भी मौजूद हैं। और ये जहां पे भी जहां प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट, ये तीन चीजों से मिलकर बनती है, मटीरियल, लेबर और ओवर। ठीक है, तो दो चीजें थी मेरे दिल में, वो दिल की बातें दिल में ही रह गई। आज इस हैवी हार्ट के साथ मैं आज आपको रुखसत कर रहा हूँ, आपसे रुखसत हो रहा हूँ कि मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना पढ़ा सका, जिसमें आपको मैंने बताना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है मैन्युफैक्चरिंग, एक होती है ट्रेडिंग, एक होती है सर्विस। ना पढ़ा सका कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो दो तरह की होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। ना पढ़ा सका कि प्रोडक्ट कॉस्ट जो है उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड होती है, ये तीन चीज़ें प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाती हैं। और पीरियड कॉस्ट से सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट। ना पढ़ा सका आपको, तो कल आते साथ इंशाल्लाह आपको मैं ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। टाइम पे आइएगा, क्लास पहले ही 1.5 घंटे की और आज 1.5 घंटा हम नहीं पढ़ सके, देख लें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।